हेलो दोस्तों, मैं सचिन सिंह आपके स्वागत करता हूं आरएसएस के ऑफिशियल अखिसिया यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम देखने वाले हैं मगध साम्राज्य में जो सभी शासक थे उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। ठीक है, एक वीडियो में सभी पूरा मगध साम्राज्य के शासकों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं मगध साम्राज्य पर कौन कौन सा शासक हुए हैं और कौन कौन सा वंश हुआ है। ठीक है, चलिए इसको याद करने की तरीका है हसीन मशुक शाह। ह मने हुआ हर्यक वंश और सी मने हुआ शिशुनाग वंश और नौ मने हुआ नंद वंश। ठीक है, अब मशुक में मो आ जाता है जो मौर्य वंश, और सु मने सुंग वंश और को मने कण्व वंश। अब क्या बोले थे हसीन मशुक शाह जो होगा वो सातवाहन वंश। हर्यक वंश का कार्यकाल रहता है 545 बीसी से 412 बीसी तक। क्या 545 बीसी से 412 बीसी तक हर्यक वंश का कार्यकाल रहा। और शिशुनाग वंश का कार्यकाल जो है 412 बीसी से 344 बीसी तक रहता है। ठीक है, 412 बीसी से 344 बीसी तक। अब बात करें नंद वंश का कार्यकाल रहता है 300 एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए नंद वंश का कार्यकाल आता है 344 से 322 बीसी तक। क्या 344 बीसी से 322 बीसी तक नंद वंश का रहता है। और नंद वंश का बाद आता है मौर्य वंश का काल जो रहता है उसका रहता है 322 से 184 बीसी तक। क्या मौर्य वंश का कार्यकाल रहता है 322 बीसी से 184 बीसी तक। और मौर्य वंश के बाद आता है सुंग वंश का कार्यकाल रहता है 184 से 73 वर्ष, 184 से 73 बीसी तक। ठीक है, और सुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश का कार्यकाल रहता है 73 बीसी से 28 बीसी या फिर 30 बीसी मान सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं 28 रहता है और कहीं कहीं 30 बीसी रहता है। ठीक है, चलिए कण्व वंश के बाद आता है सतवाहन वंश का कार्यकाल जो रहता है 28 बीसी या 30 बीसी से 300 वर्षों तक रहता है। ठीक है, 300 वर्षों तक शासन कौन करता है सातवाहन वंश करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सभी का संस्थापक और उनके हर्यक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हर्यक वंश का कार्यकाल 545 से 412 बीसी तक पूरे 133 वर्षों तक शासन किया था। कौन हर्यक वंश के संस्थापक कौन था तो बिंबिसार था। बिंबिसार जो कि 545 बीसी से 493 बीसी तक शासन करता है। बिंबिसार कुल 52 वर्ष तक शासन कौन करता है बिंबिसार करता है। बिंबिसार की हत्या कौन करता अजातशत्रु कर देता है। अजातशत्रु हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होता है तो राजा उदयन होता है। कौन होता है राजा उदयन के पुत्र नागदशक होता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक राजा उदयन के पुत्र नागदशक होता है। और नागदशक की हत्या कौन करता है शिशुनाग ने कर देता है। 412 बीसी में शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। क्या शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग करता है। ठीक है, जो कि 412 बीसी से 344 बीसी तक शिशुनाग वंश की कार्यकाल है। ठीक है, जो कि 68 वर्षों तक शिशुनाग वंश के शासनकाल चलता है। 68 वर्ष। संस्थापक कौन है शिशुनाग है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया। शिशुनाग अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ कर दिया वैशाली कर दिया। यानी कि शिशुनाग वंश का जो राजधानी थी वैशाली थी। ठीक है, शिशुनाग के बाद कौन आता है तो कालाशोक आता है। ठीक है, कालाशोक जो है पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर देता है। ठीक है, कालाशोक की मृत्यु जो है 366 बीसी में होती है। ठीक है, और कालाशोक के समय ही बौद्ध संगीति भी होती है। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक
कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति होती है, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नंदीवर्धन है। कौन हो जाएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हो जाता। नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद कर देता। कौन, नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद कर देता, ठीक है। अब महापद्म नंद जो है नंद वंश की स्थापना करता है। कौन, महापद्म नंद नंद वंश की स्थापना करता है, जो कि 344 BC से 322 BC तक नंद वंश की कार्यकाल रहती है। टोटल 22 वर्षों तक नंद वंश की शासनकाल रहती है। राजधानी जो है नंद वंश की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है, ठीक है। महापद्म नंद के बाद और अंतिम शासक कौन है, तो धनानंद होता है। कौन, धनानंद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनानंद की हत्या कौन करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं, जो कि धनानंद के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कौन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था धनानंद के ही समय, और धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, जो कि 322 BC से 185 BC तक शासनकाल पूरा रहता है, जो कि 137 वर्षों तक मौर्य काल का शासनकाल होता है। 137 वर्षों तक किसका शासनकाल होता है, मौर्य वंश का, ठीक है। चलिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। राजगद्दी पर कब बैठे थे, तो 322 BC में बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था 345 BC में हुआ था, ठीक है। अच्छा, यह जो है पहले अखिल भारतीय राजवंश थे। कौन, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को अपना अंतिम समय कहाँ बिताए थे, तो ये हो जाएगा सरवन वेलगोला, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। चंद्रगुप्त हाँ तमिलनाडु में शायद या आंध्र प्रदेश में पता है, इसको डिटेल हम बता देंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त के शासन काल में सेल्यूकस निकेटर 305 BC में आक्रमण किया और पराजित हो गया था। सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही आक्रमण किया था 305 BC को, जो कि आक्रमण किया और पराजित हो गया था। चलिए सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री पराजित होने के बाद क्या किया था, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया को का विवाह जो है कर दिया था, किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और चंद्रगुप्त को दान में क्या दिया था, तो काबुल, कंधार, हरात और मकरान, ये सभी दिया था अपनी पुत्री के शादी के समय, विवाह के समय चंद्रगुप्त मौर्य को दान में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में यानी सुदर्शन झील की निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार की शासनकाल रहा, जो कि 298 से 269 BC तक शासन किए थे। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, ठीक है। बिंदुसार आजीवक यानी संप्रदाय का अनुयायी थे। बिंदुसार के बाद जो है अशोक शासनकाल रहता है, जो कि अशोक का कार्यकाल 269 से BC से 232 BC तक शासनकाल रहता है। अशोक का 269 BC से 232 BC तक शासनकाल रहता है। अशोक सम्राट राजगद्दी से पहले अवंती का राज्यपाल हुआ करते थे। अशोक सम्राट ने 8वें वर्ष लगभग 261 BC यानी कलिंग पर आक्रमण यानी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। जो कलिंग पर आक्रमण करके राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिए थे। कौन, सम्राट अशोक सम्राट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदर्थ था,
जो कि बृहदर्थ का हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था 185 BC में। कब? 185 BC में पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या कर दिया था। और ब्राह्मण समाज यानी कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था बृहदर्थ की हत्या करके। शुंग वंश की पूरा कार्यकाल जो रहता है 185 से 73 वर्ष तक रहता है, यानी कि टोटल 112 वर्षों तक शासन किसका रहता है? तो शुंग वंश का शासनकाल रहता है, यानी कि ब्राह्मण समाज का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजधानी जो है विदिशा यानी कि स्थापित किया। कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी को विदिशा यानी स्थापित किया था। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति था। देवभूति की हत्या वासुदेव 73 BC में कर दिया था। देवभूति की हत्या वासुदेव ने 73 BC में कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कन्नौ वंश। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कन्नौ वंश की स्थापना किया, जो कि 73 BC से 30 BC तक शासनकाल आता, जो कि पूरे 13 वर्षों का शासनकाल आता। कन्नौ वंश का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव है, जो कि देवभूति की हत्या करके स्थापित किया था। कन्नौ वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो सुशर्मा होता है। ठीक है, सुशर्मा की हत्या सिमुक कर देता 60 BC में कर दिया। ठीक है, तो सातवाहन वंश जो है, यहाँ 60 नहीं होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 60 लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ। चलिए 30 BC में सिमुक की हत्या कर दिया था। कौन? तो ये सिमुक हत्या कर दिया था किसका? सुशर्मा की। ठीक है, चलिए सुशर्मा की हत्या करके सिमुक जो था सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किया था 30 BC में। सिमुक ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान किया था, यानी पठान किया था। ठीक है, यानी गोदावरी नदी के किनारे स्थापित किया गया था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो था यज्ञश्री सतकर्णी था। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया गया किस समय? सातवाहन वंशों के समय। सातवाहनों की जाजकीय भाषा यानी राजकीय होगा, सॉरी जाजकीय लिखा गया। राजकीय भाषा जो है प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मणी थी। तो सातवाहन वंश का जो कार्यकाल था पूरे 3 वर्षों तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ आगे बढ़ते हैं। भारत का स्वर्ण युग यानी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यानी गुप्त वंश को माना जाता है। गुप्त वंश का कार्यकाल जो रहा था 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक शासनकाल आता है गुप्त वंश का। गुप्त वंश का शासनकाल जो रहता है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त है। पूर्ण रूप से गुप्त वंश का शासनकाल नहीं रहता, परंतु गुप्त वंश का जो संस्थापक है श्री गुप्त है। ठीक है, चलिए श्री गुप्त के बाद श्री गुप्त का पुत्र घटोत्कच शासक बनता है। ठीक है, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम बनता है, जो कि 319 से 334 ईस्वी तक शासन करता है। वास्तविक संस्थापक को किसको माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त था, यानी चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त शासक बनता। समुद्रगुप्त के बाद फिर 2 पुत्र होता है समुद्रगुप्त का, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। ठीक है, ये जो है दोनों पुत्र होता है। तो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद शासक जो बनता वो बनता चंद्रगुप्त द्वितीय का काल, यानी कि 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक शासन करता। चंद्रगुप्त के काल में फाहियान यानी कि 399 से 414 तक भारत में रहता है। कौन? चंद्रगुप्त के समय ही, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में ही फाहियान आता है भारत, जो कि 399 से 414 ईस्वी तक शासन करता है, रहता है, शासन नहीं करता, रहता है। अब बात करते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का कार्यकाल जो है 414 से
454 ईस्वी तक रहता है। और कुमारगुप्त का जो पिता है चंद्रगुप्त द्वितीय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में कौन करता है? तो कुमारगुप्त करता है, ठीक है। स्कंदगुप्त का कार्यकाल जो है 454 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहता है। और अंतिम शासक गुप्त वंश का कौन रहता है? तो विष्णुगुप्त, यानी कुमारगुप्त द्वितीय भी हम कह सकते हैं या फिर विष्णुगुप्त कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, ठीक है। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश को देखने वाला है। तो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति है। कौन है? पुष्यभूति। इसके 2 पुत्र हैं, रायवर्धन बड़ा पुत्र है, हर्षवर्धन छोटा पुत्र है, और इनकी एक पुत्री है जो कि राजश्री है। हर्षवर्धन का कार्यकाल जो रहता है, ये जो होता है, राजवर्धन जो है अपनी पुत्री मतलब बहन के जब शासन करता है राजवर्धन, तो इसकी बहन के पति जो रहता है उसको अगवा कर लेता है। कौन? तो मतलब मृत्यु कर देता है। कौन? एक शासक होता है जो मृत्यु उसकी कर देती है, और उसको मारने के लिए राजवर्धन जाता है। तो राजवर्धन उसको मारने के बाद उसके मित्र राजवर्धन को मार देता है, ठीक है। और राजवर्धन को जो मारता है और राजश्री को भी अपहरण कर लेता है। तो राजश्री को बचाने के लिए फिर हर्षवर्धन जाता है। तो हर्षवर्धन उसको मारकर अपनी सिस्टर को बचा कर लाता है, जिसका हर्षवर्धन का कार्यकाल जो रहता है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। जो कि सेनापति कौन था? सिंहनाथ था। हर्षवर्धन का सेनापति सिंहनाथ था। इसका हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 590 ईस्वी में। और 16 वर्ष के अवस्था में ही राजा बना था। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी जो था कन्याकुब्ज था, यानी कन्नौज था, ठीक है। चलिए हर्षवर्धन के कार्य के समय ही हैनसोंग का यानी हैनसोंग आया था, जो कि 630 से 645 चीन से आया था, ठीक है। चीन से आया था, जो कि 630 से 645 ईस्वी तक रहा था। किसके कार्यकाल में? तो हैनसोंग ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का कार्यकाल जो रहता है 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। कौन है? गोपाल, यानी जनता द्वारा गोपाल को चुना गया था शासक। राजधानी क्या था? तो मुंगेर थी। गोपाल की राजधानी क्या थी? मुंगेर थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया किसने? गोपाल ने, बिहार में बनवाया था। धर्मपाल का शासनकाल कितना था? तो धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। हरिभद्र विद्वान रहते थे किसके समय? धर्मपाल के समय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो धर्मपाल ने बनवाया था। और पाल वंश का शासक अंतिम शासक कौन है? तो गोविंद पाल है। पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो कि हम आपको रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो सभी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। सेन वंश। सेन वंश को देख लेते हैं। तो सेन वंश के संस्थापक जो है सामंत सेन है। क्या जो? सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन हो जाए। इस चौथा शासक कौन है? तो लक्ष्मण सेन है, जो कि 1178 से 1206 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं गुज्जर वंश। एक दिन बोलेंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको सभी संस्थापक से सिर्फ वीडियो बना के लेकर चलाएंगे कौन किसके संस्थापक है, ठीक है। तो चलिए गुज्जर प्रतिहार वंश का कार्यकाल जो रहता है 725 से 1035 ईस्वी तक। जो कि संस्थापक कौन है गुज्जर प्रतिहार का? तो नागभट्ट प्रथम है, जो कि 725 से 760 तक शासन करता। कौन? नागभट्ट प्रथम। देवराज के पुत्र नतस राज का कार्यकाल जो रहता है 780 से 795 ईस्वी तक रहता है। चलिए आगे देखते हैं। सम्राट
सम्राट मिहिर भोज का कार्यकाल जो रहा था 836 से 885। सम्राट मिहिर भोज का कार्यकाल 836 से 885 तक रहा था। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। जो इम्पोर्टेंट है उसी शासक के बारे में बात कर रहे हैं। सम्राट मिहिर के समय ही अरब यात्री सुलेमान आया था। अंतिम शासक कौन था? यानी कि गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था कौन था? तो यशपाल था। यशपाल, ठीक है, यशपाल था। यानी अंतिम शासक गुज्जर प्रतिहार वंश का कौन था? तो यशपाल था। चलिए अब है लास्ट राष्ट्रकूट वंश। इसके बाद जो हम अगले वीडियो में आपको दिल्ली सल्तनत का सभी वीडियो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, रिवीजन के तौर पर। राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल जो रहा था 753 से 756 ईस्वी तक। 753 से 756 ईस्वी तक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो रहा था दंतीदुर्ग रहा था। दंतीदुर्ग का कार्यकाल 753 से 756 रहा था। दंतीदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम आता जो कि 756 से 779 तक रहता है शासनकाल। दंतीदुर्ग का कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद सेकंड आता है। गोविंद सेकंड के बाद ध्रुव आता है जो कि ध्रुव का कार्यकाल त्रिपक्षीय संघर्ष की युद्ध करता है। और ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय आता है, ठीक है। गोविंद तृतीय का शासनकाल रहता है। उसके बाद फिर शासक बनता अमोघवर्ष जो कि जैन धर्म के थे, संबंधित है। और इसके बाद आता है कर्क सेकंड जो कि अंतिम शासक माना जाता है, ठीक है। कर्क सेकंड जो है ये क्या कहता है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसमें कई सारे शासक हुए थे, जिसको बहुत सारे शासक हमने इम्पोर्टेंट जो था वही लिखे और बाकी सभी को नहीं लिखा। चलिए आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगे, कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दिल्ली सल्तनत के लिए यदि वीडियो लानी हो तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। इसी प्रकार हम दिल्ली सल्तनत के लिए भी पूरा फैक्ट्स रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। और यह भी कमेंट में बताइएगा कि संस्थापक से वीडियो चाहिए तो सिर्फ संस्थापक के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए आप लोग बस कमेंट स्लिप कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।